चलो बच्चों, अपना अगला लेक्चर नंबर 6 शुरू करते हैं बेटा। हम लोग पढ़ रहे थे विमाएँ। हमने बेटा 14 विमाएँ पढ़ ली थी, 15वीं देखते हैं। ठीक है, आखिरी विमा हमने पढ़ी थी कोणीय वेग की। 15वीं विमा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण, देखो कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग के बदलने की दर को, है ना, कोणीय वेग के बदलने की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे t टाइम में कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ ओमेगा, तो 1 सेकंड में कोणीय वेग में परिवर्तन होगा ओमेगा बटे t। ठीक है, तो कोणीय त्वरण 1 सेकंड में होने वाले कोणीय वेग में परिवर्तन को ही कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन टी, अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन टी। अब इसका हमें विमीय सूत्र पता करना है, तो ओमेगा का विमीय सूत्र हो गया t-1, समय का विमीय सूत्र हो गया t, ये हो गया t की घात -2। तो कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया? t की पावर -2। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा, जहां पर कोण आ जाता है वहां पर विमाएं देखकर एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगा सकते कि उसका मात्रक क्या होगा। अब इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होगा, लेकिन इसका मात्रक होता है ओमेगा का मात्रक कितना? रेडियन प्रति सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये आपका बन गया रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जहां भी कोणीय राशि आ जाए तो वहां पे थोड़ा सा इन बातों को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कोणीय त्वरण, 15वीं राशि कोणीय त्वरण। 16 देखो, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग या इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को हम J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी। तो इसकी विमाएं द्रव्यमान के लिए m, वेग के लिए LT-1 और दूरी के लिए L। तो इसका विमीय सूत्र हो गया ml2 T-1, ml2 T-1। यहां से इसका ऐसा ही मात्रक आप निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1। CGS मात्रक निकालेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -1। मैं FPS को नहीं लिखता क्योंकि FPS हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग में आता नहीं है। जितने भी हैं हमारे में SI और CGS, यही पद्धति हमारी उपयोग में ज़्यादा आती है, इसीलिए मैं इसी के बारे में ज़्यादातर बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोणीय संवेग। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फटाफट से जड़त्व आघूर्ण देखते हैं बेटा। जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर।
द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, दूरी का l, ml2। ठीक है, ml2। इसका ऐसा ही मात्रक क्या लिखेंगे हम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से नोट करो इसको बिल्कुल रफ्तार से, शेर बच्चों की तरह। जड़त्वाघूर्ण, आगे बढ़ते हैं। कितनी राशियां हो गई, 17। अभी देखते जाओ देखते जाओ, अभी तो बहुत सारी पढ़नी है, अभी 2-3 लेक्चर तो यही चलेंगे। सत्रह राशियां हो गई, 18वीं देखो। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वस्तु की गति करने की वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर मैं कहूँ कि किसी वस्तु के अंदर जब गति ऊर्जा भरी होती है ना, और जब वो ऊर्जा का इस्तेमाल करता है तो फिर वो यूज़ करता है तो उसको गति करने लगता है। तो जो ऊर्जा गति करने में खर्च होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर आमतौर पे अभी के शुरुआत में मैं अगर तुमसे बात करूं तो फिर इतनी बात है कि अगर किसी वस्तु में गति की वजह से जो ऊर्जा है या जिस ऊर्जा की वजह से वो गति कर रहा है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv²। अब ये तो एक संख्या है, अब संख्या को द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में तो प्रदर्शित कर ही नहीं सकते। तो जो भी संख्याएं होती हैं, संख्याएं उनका कोई विमा नहीं होती। संख्याएं कैसी होती हैं बेटा, विमाहीन संख्याएं, विमाहीन होती हैं संख्याएं। तो इसकी तो कोई विमा है ही नहीं 1/2 की। द्रव्यमान के लिए लिखेंगे m, वेग के लिए लिखेंगे LT-1 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया m L2T-2, और m की जगह किलोग्राम, लंबाई की जगह मीटर स्क्वायर, समय की जगह सेकेंड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, जूल। कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं, विमाएं भी समान होती हैं। जैसे मैं बात करूं स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वस्तु के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है, जो उसने बचा के रखी हुई है, उसके वस्तु के अंदर जो निहित होती है, ठीक है ना। जैसे मैं इस चौक को ऊपर ले गया, तो मैं ऊपर ले गया तो इसके अंदर ऊर्जा बढ़ती जा रही है, स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ती जा रही है। तो जो ऊर्जा इसमें संचित होती आ रही है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कई तरह की होती है पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना, इलास्टिक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जितने भी प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का जो विमाएं होती हैं U से प्रदर्शित करते हैं, उसकी विमाएं सबकी क्या होती हैं, mL2T-2, और सबका मात्रक होता है जूल। सबका मात्रक क्या होता है, जूल। जैसे मैं आपसे बात करूं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करूं मैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, mgh, m द्रव्यमान, g त्वरण,
ठीक है। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये भी त्वरण है, तो त्वरण का तो आपको पता ही है L_T-2, h ऊंचाई L, तो देखो ये आ गया mL2 T-2। तो इस तरह से जब भी कोई भी स्थिति ऊर्जा आएगी, सबकी विमाएं यही लिखी जाएंगी, सबकी विमाएं यही लिखी जाएंगी। 18 ये 19 है। 20वां देखो, 20वां देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जी से, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जी से। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको सार्वत्रिक क्यों कहते हैं? और नियतांक और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का एक नियतांक होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नियत रहती है सार्वत्रिक, हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में। मतलब किसी भी तापमान पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, आज से 10 साल पहले या 10 साल बाद, 50 साल पहले, 50 साल बाद, 1000 साल पहले, 1000 साल बाद, इसका मान जो भी होगा वो क्या रहेगा? निर्धारित रहेगा, नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये कहाँ से आया? F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और G बराबर क्या लिख सकते हैं? FR स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। F जहाँ पर क्या है? बल, तो इसका मात्रक अगर मैं लिखूँ पहले, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, नीचे दोनों द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, किलोग्राम गुणा किलोग्राम, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हम मात्रक से विमाएं भी निकाल सकते हैं और विमाओं से मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसकी विमाएं क्या होंगी? बल की विमाएं mL_T-2, मीटर स्क्वायर क्या है? लंबाई, लंबाई का L2, नीचे द्रव्यमान का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ पर m1 बचा, ठीक है। तो ये आ गया आपका m-1, ये ऊपर चला गया तो माइनस का हो गया, ये 2 L है और ये 1 L है, तो 3 L हो गए, m-1 L3, और T कितना? -2, T कितना? -2। फटाफट नोट करो उसको जल्दी से। अगला देखते, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। अभी गुरुत्वाकर्षण नाम का एक चैप्टर शुरू होगा आज से 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, उस समय हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए? इसकी विमाएं और मात्रक। तो उसके लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो गुरुत्वीय विभव को V से लिखते हैं, और गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव होता है कार्य बटे द्रव्यमान, वर्क अपॉन मास, कार्य बटे द्रव्यमान, वर्क अपॉन मास। अब कार्य का आपको पता है बेटा, मैं अगर मात्रक की बात करूं तो कार्य का मात्रक जूल और मास का मात्रक किलोग्राम। और विमाएं की बात करें तो देखो, कार्य का विमाएं mL2T-2, द्रव्यमान की विमाएं m से m कट गया, L2T-2,
L2 T-2, ये आ गया। आवर्तकाल, अंग्रेजी में इसको टाइम पीरियड कहते हैं। ये भी क्या होता है, समय ही तो होता है। तो इसकी उम्र क्या होंगी, T। आवर्तकाल समय ही होता है। एक दोलन करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं, या फिर एक गोल चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारा सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो पृथ्वी का आवर्तकाल हो गया सूर्य के चारों ओर 365 दिन, तो समय होता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, किसी दिए गए समय में कोई वस्तु कितने चक्कर पूरे करती है या अपनी गति को कितनी बार दोहराती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 साल में पृथ्वी कितने चक्कर लगाएगी पृथ्वी के, तो आप बोलोगे 5, तो ये उसकी होगी बेटा क्या, आवृत्ति। ठीक है ना। आवृत्ति क्या है, एक नंबर होता है, संख्या है ना। तो आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है। जैसे एक चक्कर लगाने में कितना समय और किसी एक समय में कितने चक्कर, ये आवृत्ति हो गई। तो आवृत्ति आवर्तकाल की उल्टी होती है। तो ये हो गई T-1, ये हो गई T-1। ठीक है, अपनी 23 राशियां हो गई। और देखते हैं, और कौन सी छूट रही है अपनी। हाँ, सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, यह राशि मूल रूप से द्रवों के लिए परिभाषित की गई है। यह राशि किसके लिए परिभाषित की गई है, द्रवों के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जो शेविंग ब्रश होती है दाढ़ी बनाने वाली, उसको पानी में डालो और बाहर निकाल लो, तो उसके जो रेशे होते हैं, जो उसके जो बाल होते हैं, दाढ़ी बनाने वाली वो जो होती है ब्रश होती है, उसके बाल जैसे पानी से बाहर निकालते हैं तो चिपक जाते हैं एकदम। क्या होता है, चिपक जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से। कोई भी द्रव होता है, उस द्रव की वो सी जो द्रव की जो सतह होती है, बाहरी सतह, वो एक खिंची हुई झिल्ली की समान व्यवहार करती है। कोई भी द्रव जो होता है, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, सतह होती है बाहरी, वो एक खिंची हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। इसी झिल्ली में जो तनाव होता है, एक तनी हुई है ना झिल्ली, तो उसके अंदर जो तनाव होता है ना, उस तनाव को ही कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो बल का विमीय सूत्र mLT-2, लंबाई का विमीय सूत्र L mt-2। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसा ही मात्रक, देखो क्या लिख सकते हैं ऐसा ही मात्रक को, किलोग्राम सेकंड -2। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर बल है, नीचे लंबाई, तो बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब न्यूटन बटे मीटर को सॉल्व करेंगे, आप सोचोगे सही तो अलग अलग आ गए, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, न्यूटन बटे मीटर, तो न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटे नीचे मीटर, तो नीचे मीटर आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल, देखो वही निकल के आ गया किलोग्राम सेकंड -2, किलोग्राम सेकंड -2। नोट करो उसको फटाफट जल्दी से। स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुक। उन्होंने कहा आप किसी स्प्रिंग को
जितना ज़्यादा बल लगाएंगे वह स्प्रिंग, जितना ज़्यादा उसको खींचेंगे, जितने ज़्यादा उसकी लंबाई में परिवर्तन करेंगे। x मतलब लंबाई में परिवर्तन, इन्होंने ये बात बताई। जितना ज़्यादा आप किसी स्प्रिंग को खींचेंगे, इसकी लंबाई में जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे, वह स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा बल लगाएगी, वह स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा बल लगाएगी विपरीत दिशा में। यानी कि जैसे आप बल लगाकर इसको यूँ खींच रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी उतना ही ये स्प्रिंग विपरीत दिशा में बल लगाना शुरू कर देगी, उतना ही ये स्प्रिंग क्या करेगी, विपरीत दिशा में बल लगाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे आ गया माइनस। ये हुक का नियम था कि जितना ज़्यादा आप लंबाई में परिवर्तन करेंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर एक बल उत्पन्न होगा जो विरोध करेगा। नेगेटिव चिन्ह का मतलब क्या है, विरोध करेगा, विरोध करेगा लंबाई में होने वाले परिवर्तन का। ठीक है, लंबाई में होने वाले परिवर्तन का। तो ये समानुपाती के चिन्ह जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का गुणा होगा जिसको कहते हैं के। ये के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। अगर हम ये बात स्प्रिंग के लिए कर रहे हैं तो के का नाम हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और यही बात अगर हम किसी दूसरी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो यही बातें दूसरी चीज़ के लिए भी लागू होती हैं, किसी तार के लिए भी लागू होती है, इस तार के लिए भी यही बात लागू होती है। तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाता है, बल नियतांक, और स्प्रिंग के केस में इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। तो के बराबर हो गया माइनस एफ अपॉन एक्स। अब इसकी मात्रक देखो, मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है ना। अब अपन मात्रक से विमा निकालते हैं। न्यूटन की विमा mlt -2, mlt -2, और नीचे क्या हो गया, मीटर, मीटर मतलब लंबाई, L से L कट गया, mt -2। तो इसका मात्रक ये आ गया, विमाएं ये आ गई। और दूसरी तरह से अगर न्यूटन और मतलब वैज्ञानिक के नाम के आधार पर नहीं लिखना तो इसका मात्रक लिख सकते हैं m की जगह किलोग्राम, समय की जगह सेकंड, है ना। किसके जैसी है ये, के की विमाएं किसके जैसी हैं, विमाएं किसके जैसी हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है पृष्ठ तनाव के जैसी है। किसके जैसी हैं, पृष्ठ तनाव के जैसी है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर बल नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर बल नियतांक। आगे बढ़ते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक का नियतांक। प्लांक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट किया। किससे, न्यू से। इसको न्यू बोलते हैं और इसको म्यू बोलते हैं। इसको न्यू और इसको म्यू, न्यू म्यू, है ना, ध्यान रखना। तो इसको आवृत्ति को इन्होंने इससे प्रदर्शित किया और इन्होंने कहा कि किसी भी तरंग में, किसी भी तरंग की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, किसी भी तरंग की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, उसके अंदर उतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी। यानी कि ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। तो समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक का गुणा करना पड़ेगा और ये नियतांक कहलाता है प्लांक नियतांक। ये नियतांक क्या कहलाता है, प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट। ये कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट। मात्रक कैसे भी, पहले विभवांक निकाल लो या पहले मात्रक निकाल लो। ऊर्जा का मात्रक जूल और आवृत्ति का मात्रक क्या था, सेकंड इनवर्स, जूल बटे सेकंड इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल सेकंड। क्या लिख सकते हैं, जूल सेकंड। ठीक है। इसकी विमा निकालनी है तो देखो
ऊर्जा की विमा ml2 T-2, सेकेंड की विमा T, तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो यहाँ बचेगा ml2 T-1। तो प्लांक नियतांक की विमाएं क्या आ गई, ml2 T-1। एक बात बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और 50 बार पूछा जा सकता है कि प्लांक नियतांक की विमाएं किसके जैसी होती हैं। तो इसको हम देखेंगे, तो प्लांक नियतांक की विमाएं कोणीय संवेग के जैसी होती हैं, कोणीय संवेग की जैसी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान रखना हमेशा। फटाफट से नोट करो बेटा पूरा। बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको टॉर्क भी बोलते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ से। इसको बोलते हैं टाउ। ताऊ नहीं बेटा, ताऊ नहीं बोलते, इसको टाउ बोलते हैं। टाउ ताऊ ताऊ मत समझना बेटा, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स, जब बल किसी वस्तु को अपनी ही जगह पर घुमा दे, जब किसी बल की सहायता से हम किसी वस्तु को उसी स्थिति पे घुमा दें, जैसे हम ये घूम गए ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे हमने दरवाजे का गेट पकड़ के खोला, तो एक अक्ष के जैसे ये अक्ष हो गई और ये गेट लगा हुआ है, और हम गेट को ऐसे घुमाते हैं, तो इस अक्ष के सदिश क्या है, ये अनुदिश क्या है, ये गेट घूम रहा है। तो बल लगाएं हम और ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाए कि वस्तु घूम जाए, तो उसे कहते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। या इसको कह सकते हैं बल के, इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है अभी बल इसकी परिभाषा लिखने की, बल के घूर्णन प्रभाव को, लेकिन थोड़ा सा सूत्र याद रह जाए उसके लिए अगर मैं 1-2 डेफिनेशन लिखा दूं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। बल के घूर्णन प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं, बल के घूर्णन प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दूरी। अब ये कौन सी दूरी होती है, ये हम जब एक चैप्टर पढ़ेंगे हम घूर्णन गति, उसमें हम देखेंगे कि ये दूरी कौन सी दूरी होती है, कैसी दूरी होती है। तो अभी उसके लिए परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ अपने को क्या याद रखना है, सूत्र याद रखना है, बल गुणा दूरी। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन गुणा मीटर, ठीक है। और इसका वैसा मात्रक निकालना हो, किलोग्राम मीटर के रूप में लिखना हो, तो न्यूटन को लिखेंगे किलोग्राम, मीटर सेकंड माइनस 2, मीटर को लिखेंगे मीटर, तो टाउ हो गया किलोग्राम, मीटर मीटर मिलके क्या हो गया, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। किसके जैसा आ गया ये, कार्य ऊर्जा के जैसा। किसके जैसा, कार्य ऊर्जा के जैसा। लेकिन इसके मात्रक को, बल आघूर्ण के मात्रक को हम जूल नहीं कहेंगे, जूल नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर जूल भी तो ऐसा ही होता है। हाँ, जूल जो शब्द यूज किया गया है वो सिर्फ ऊर्जा के और कार्य के मात्रक के लिए ही उपयोग करते हैं। ऐसा ही होता है वो एक अलग बात है, होता सामान्य एक अलग बात है, लेकिन जूल मात्रक का उपयोग हम केवल कार्य और ऊर्जा के लिए ही करते हैं। होता एक जैसा ही है, लेकिन इसके लिए उपयोग में नहीं लाते। अगर आपने कभी बल आघूर्ण के लिए जूल लिख दिया तो वो आपका गलत माना जाएगा। तो इसके विमाएं होगी इसकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ठीक है। अगला ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में स्थापित ऊर्जा को, एकांक आयतन में स्थापित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यानी कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है इसका मापन करना कहलाता है ऊर्जा घनत्व।
तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है एनर्जी, ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। अब ऊर्जा ml2 T-2, आयतन L3, ये कट गया तो ये बचा L ऊपर चला गया तो माइनस का हो गया T-2, और इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -2, या फिर इसके मात्रक को क्या लिख सकते हैं हम, ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने जूल ऊर्जा है, इससे ये पता लग जाएगा। इसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ये किसके समान है, किसके जैसी है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। किसकी विमाएँ कौन कौन की विमाएँ समान है, किस किसकी भिन्न है। ये किसकी जैसी है, ये प्रेशर दाब की जैसी है। आप दाब की विमाएँ देखोगे तो वो भी ml2 ml-1 T-2 आएगी, ठीक है। द्रव्यमान का रेखीय घनत्व, द्रव्यमान का रेखीय घनत्व। अब घनत्व भी 3 तरह के होते हैं। अगर मैं केवल घनत्व की बात करूं तो इसका मतलब मैं आयतन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं केवल आयतन लिखूं तो इसका मतलब घनत्व लिखूं, इसका मतलब मैं किसी भी चीज़ का घनत्व हो सकता है। जैसे मैंने पहले लिखा था घनत्व, तो अगर मैंने सीधा घनत्व लिखा तो इसका मतलब ये है कि एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, केवल घनत्व अगर लिखा जाए तो। और अगर किसी चीज़ की घनत्व की बात की जा रही है तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा, जैसे ऊर्जा का घनत्व, मतलब एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है आयतन में। अब घनत्व को हम रेखीय 2 तरह से और प्रदर्शित करते हैं। रेखीय घनत्व, 3 तरह का घनत्व होता है, रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतनीय घनत्व। तो आयतनीय घनत्व के लिए तो सिर्फ घनत्व लिख देते हैं, लेकिन अगर रेखीय घनत्व की बात करें तो हम बोलेंगे कि 1 मीटर लंबाई में जिस चीज़ के घनत्व की बात कर रहे हैं वो चीज़ कितनी है। जैसे द्रव्यमान का रेखीय घनत्व, तो मैं कहूँगा कि इस रेखा में 1 मीटर लंबाई में कितना द्रव्यमान है, 1 मीटर लंबाई में कितना द्रव्यमान है। समझ में आई बात। जैसे L मीटर लंबाई में द्रव्यमान है m किलोग्राम, L मीटर लंबाई में द्रव्यमान कितना है, m किलोग्राम। तो 1 मीटर लंबाई में कितना द्रव्यमान होगा, m/L किलोग्राम, m/L किलोग्राम। तो द्रव्यमान का रेखीय घनत्व, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया द्रव्यमान बटे लंबाई, द्रव्यमान बटे लंबाई। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर ऊपर चला गया तो इनवर्स। इसका विमीय सूत्र हो गया m, मीटर का हो गया इनवर्स L-1, m L-1। नोट करो इससे। द्रव्यमान का पृष्ठीय घनत्व, देखो जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा था कि द्रव्यमान का रेखीय घनत्व हो सकता है। ऊर्जा का रेखीय घनत्व पूछे तो हम क्या लिखेंगे, ऊर्जा बटे लंबाई, है ना। जैसे हो सकता है आवेश का रेखीय घनत्व पूछे तो हम लिखेंगे आवेश बटे लंबाई, यानी कि 1 मीटर में लंबाई में कितना आवेश है, ये मतलब होता है। अब जैसे द्रव्यमान का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ मास, तो इसका मतलब हुआ एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान को द्रव्यमान का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, है ना। तो पृष्ठीय घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। इसका मतलब होता है सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो गया, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। तो मात्रक हो गया इसका द्रव्यमान का किलोग्राम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख दोगे किलोग्राम मीटर -2, और इसकी विमाएँ आपको लिखनी है तो किलोग्राम की जगह क्या लिखोगे m, और मीटर की जगह लिखोगे L। ये आ गया।
ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, कितनी राशियां हो गई? 30। आगे बढ़ते हैं। 31। प्रतिबल, स्ट्रेस, स्ट्रेस। जब भी आप किसी चीज की, किसी वस्तु की लंबाई में, ठीक है, लंबाई में, आयतन में, क्षेत्रफल में, उसकी आकृति पे परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो वो वस्तु उसका विरोध करती है, तो वस्तु उसका विरोध करती है और उसके विरोध में वस्तु एक बल लगाती है। जैसे मैं इसका आकार घटा रहा हूँ तो मैं जो बल लगा रहा हूँ तो ये इसका विरोध अब इसने अंदर से शुरू कर दिया। तो मैंने बाहर से बल लगाया तो ये भी अब अंदर से बल लगा रही है और मेरे द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो यह वाला प्रतिरोधी बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, यह वाला प्रतिरोधी बल प्रति एकांक क्षेत्रफल कहलाता है प्रतिबल, कहलाता है प्रतिबल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेस। तो प्रतिबल बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका वैसे मात्रक लिखोगे आप किलोग्राम मीटर के फॉर्म में, तो देखो न्यूटन को क्या लिखोगे? किलोग्राम मीटर सेकंड -2, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, काट पीट किलोग्राम मीटर ऊपर चला गया -1 सेकंड -2। और इसका विमीय सूत्र हो गया किलोग्राम की जगह m या m की जगह किलोग्राम, एक ही बात है। मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t। ये इसका विमीय सूत्र आ गया। ये क्या आ गया इसका? विमीय सूत्र। किसके जैसा है? दाब के जैसा। किसके जैसा? दाब के जैसा, प्रेशर के जैसा। यानी कि प्रेशर, प्रतिबल, दाब, प्रतिबल और ऊर्जा घनत्व, तीन अलग अलग भौतिक राशियां हैं, लेकिन तीनों की विमाएं कैसी हैं? एक समान। मैंने कहा था ना, अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं भी एक जैसी होती हैं, लेकिन एक भौतिक राशि की विमा एक ही होती है। इसकी विमा हमेशा यही होगी, इसके अलावा कोई इसकी दूसरी विमा नहीं हो सकती। मात्रक इसके अलग अलग हो सकते हैं, मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सीजीएस पद्धति में इसको डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना? चल 32 विकृति, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, आप किसी भी वस्तु की लंबाई में या उसकी आकृति में या उसके आयतन में परिवर्तन करते हैं तो उसका अनुपात कितनी उसकी, जैसे मैं एक लंबाई की बात करूं तो उसकी पहले कितनी लंबाई थी और उस लंबाई में कितना परिवर्तन किया गया, तो इस अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति। इसको क्या कहते हैं? विकृति। ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना? ये 3 प्रकार की होती है, वो हमें आगे चल के प्रत्यास्थता नाम के चैप्टर होगा उसमें पढ़ना है। तो फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि जो विकृति होती है वो लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, बटे वास्तविक लंबाई। तो ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई, L बटे L कट गया, विमाहीन होती है। ये कैसी होती है? विमाहीन राशि होती है। और कैसी होती है? मात्रकहीन। इसकी कोई मात्रक भी नहीं होता और इसकी कोई विमा भी नहीं होती। ठीक है ना? अब 3 और तरह के कौन सा होता है? जैसे आयतन, तो ऊपर लिखेंगे आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन, तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, तो फिर कट जाएगा। तो विकृति क्या होती है बेटा? मात्रकहीन, विमाहीन। नोट करो इसको, मात्रकहीन, विमाहीन। फटाफट से नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं बेटा आपको,
उस क्वेश्चन का आंसर पता करके आना। क्वेश्चन क्या है देखो, कितनी भौतिक राशियां होंगी हमारी? 32 भौतिक राशियां हो चुकी हैं। अगले लेक्चर में 33 से शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल को घर से आपको पता करके लाना है और मुझे उसका जवाब आपको व्हाट्सएप करके मेरे को मैसेज करना है। मुझे व्हाट्सएप करना है उसका जवाब। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8923155500 8923155500। और बच्चों मेरा नाम है पवन भारद्वाज। मेरा नाम है बच्चों पवन भारद्वाज, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है कि मात्रकहीन राशि विमाहीन होगी ही होगी? एक सवाल तो ये है, क्या ऐसा जरूरी है कि अगर कोई, मैंने कहा राशि मात्रकहीन है, तो वो विमाहीन, क्या पक्का वो विमाहीन होगी? एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर मैंने कहा कोई राशि विमाहीन है तो क्या वो पक्के रूप से मात्रकहीन भी होगी? ये बात बतानी है आपको, ठीक है ना। इस सवाल का, इन दोनों लाइनों का मतलब समझ के कि सही बात कौन सी है, गलत बात कौन सी है। क्या ऐसा जरूरी है कि अगर कोई राशि मात्रकहीन है तो वो विमाहीन भी होगी, और क्या ऐसा जरूरी है कि कोई राशि विमाहीन है तो वो मात्रकहीन भी होगी? इस सवाल का आपको जवाब ढूंढ के लाना है बेटा, ठीक है। तो तब तक के लिए घर पे बढ़िया से रहो, ठीक है, मेहनत करो। कोई बात बेटा अगर समझ में नहीं आती है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोई भी किताब जो भी आपको पसंद होती हो, जो भी आपको अच्छी लगे, आप उस किताब से पढ़ें। कोई समस्या आए, अपने सवालों को मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, और मेहनत करें। ऐसा कभी नहीं होता जीवन में कि आप सोचो कि हर चीज़ एक बार में समझ में ही पूरी आ जाए। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम कोई ऐसा जादू कर दें कि हमने कुछ भी बोला सब सीधा ट्रांसफ़र हो गया। आपको हमारे साथ साथ बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और अपने ऊपर विश्वास रखो, कहीं कोई समस्या आती है उसको सॉल्व करते रहो, ठीक है। ध्यान रखो अपने घर का, बड़ों का सम्मान करो, माता पिता की बात मानो। जो बच्चे माता पिता की बात मानते हैं वो निश्चित ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। जो अपने माँ बाप की बात ना माने, वो सफलता प्राप्त करें या ना करें, तो ऐसे लोगों की सफलता को मैं सफलता नहीं मानता, ठीक है ना। सफल वो है अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, छोटे बच्चों को अच्छी सीख देना, आसपास में अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छी अच्छी बातें लोगों से करना, ठीक है। आपकी अच्छाई ही आपके जीवन में सबसे बड़ी ताकत बन के आपके साथ रहती है, ठीक है बच्चों। चलो, हम आशा करते हैं बेटा आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा और हमेशा आप इसको अमल में लाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा हम आज के लेक्चर को विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे, जिसमें हम 33 नंबर से हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। जय हिंद।